आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कमल का फूल खिला करके भेजा। आज आदमपुर मुझे कमलमय लग रहा है पहले से, इसलिए अपनापन ज्यादा है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने प्रयत्न बहुत किए, 10 साल के अंदर बहुत काम किए, और उस 10 साल में ये भी एक नया काम हुआ है कि आदमपुर पहली बार कमलमय हुआ है। इसके लिए भी आप लोगों को श्रेय जाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे मंच पर आदमपुर के वो शख्सियत जो पूरे परंपरागत तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे चौधरी भजनलाल जी ने की, हमारे अब कुलदीप जी उस भूमिका को निभा रहे हैं, तो ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जिनके लिए आज हम अपील करने आए हैं, वर्तमान में हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, ऐसे हमारे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार के हमारे दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण जिनके पास मंत्रालय है, ऐसे अपने मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री, और जो विधानसभा की सारी बागडोर को अपने हाथ में लेकर के चलाते हैं, विधायकों को इनके हिसाब से, इनके इशारे पर चलना पड़ता है, ऐसे इसी इलाके के हमारे विधायक श्री रणवीर गंगवा जी, जो डिप्टी स्पीकर हैं, नलवा से विधायक हैं, पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद, और इस चुनाव की पूरे हरियाणा की जो व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को आप संभाल रहे हैं। हम तो केवल भाषण देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनकी सारी योजनाएं पूरे हरियाणा भर की सभी 90 विधानसभाओं में, सबकी 10 लोकसभा में संभाल रहे हैं हमारे श्री सुभाष बराड़ा जी, और यहाँ के विधायक और इस रैली के संयोजक भाई भव्य बिश्नोई जी, विधायक हांसी श्री विनोद भैयाणा जी, विधायक फतेहाबाद श्री धूड़ाराम जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व हो गए कि अभी हैं? अच्छा, पूर्व हो गए तभी सुभाष जी आ गए, क्योंकि दीदी वत्स जी भी अपने सांसद है राज्यसभा के, इनकी जिस दिन टर्म पूरी हुई उसी दिन से सुभाष बराड़ा जी सांसद हो गए, हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद और बहुत ही सेवा भावी, आर्मी में भी बहुत सेवा की डॉक्टर डीपी वत्स जी, पार्टी की हमारी जिला अध्यक्षा बहन आशा खेदड़, प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया, पूर्व जिला अध्यक्ष वर्तमान में प्रदेश में सचिव कप्तान भूपेंद्र सिंह, रणधीर बनिहार जी, रवि सैनी जी, अमरपाल राणा जी, जयसिंह बिश्नोई जी, और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और अन्य सभी मंचासीन कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज की इस रैली का जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि चुनावी ये सभा है, मेरे से पहले हरियाणा सरकार के होने वाले सब काम आप लोगों ने बताए, लेकिन एक बात जब ये बार बार बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई असमंजस सा बना हुआ है। कोई कह रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कोई कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा शुरू में, मैं अब मुख्यमंत्री नहीं हूं और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री भी मानने की बजाय आप अपना मनोहर लाल बोल रहे, मैं आपका अपना मनोहर लाल, हरियाणा की सेवा किसी भी रूप में मेरा दायित्व होगा, हमेशा करता रहूंगा, और उसमें आदमपुर भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान ऐसा बना है, इसकी भी जनता की सेवा लगातार करता रहूंगा, इसलिए अपने दिल में स्थान बना कर रखना, यही मेरी आपसे अपील है। भाई बहनों, बातें बहुत है कहने की, लेकिन प्रदेश की बातें मैं उतनी नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया वो सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वर्णन करना चाह रहा हूं कि देश में चुनाव हो रहा है, इसी प्रकार की रैलियां सब जगह हो रही है, 2 फेज के चुनाव हो गए और अब बाकी 5 फेज और बचे हैं, छठा फेज 25 मई को अपना चुनाव है। हर 7 दिन 8 दिन बाद लगभग 80, 70, 80 सीटों का चुनाव हो जाता है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलने के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, तो अनुमान ही, लेकिन बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। कांग्रेस बौखलाई भाषा बोल रही है, और उसके 2 कारण हैं बौखलाने के। एक कारण तो यह है कि उनको हार सुनिश्चित नजर आ रही है कि हम इस बार कहीं भी जो पहले का आंकड़ा उनका है उससे भी पार करने वाले नहीं हैं।
उससे नीचे ही रहने वाले हैं। तो हार की बौखलाहट साफ उनके नेताओं के भाषणों में, बातचीत में, मीडिया में सब नजर आ रही है। और दूसरी बौखलाहट जो हमें आभास हो रहा, जो उनको हुई होगी, कि उन्होंने देश में 55-60 साल तक राज किया। मोदी जी के 10 साल में जितने काम उन्होंने कर दिए, चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उनके बस का नहीं था, उन्होंने नहीं कर पाए। उनको समझ ही नहीं आई क्या क्या काम करना है। बल्कि उनके समय में सारे जो उल्टे काम हो रहे थे, वो मोदी जी ने आकर के सब ठीक कर दिए। ये राम जन्मभूमि का मुद्दा 500 साल पुराना, वो सुलटा नहीं सके। मोदी जी ने 10 साल के अंदर वहां भव्य राम मंदिर बना दिया, भव्य राम मंदिर बना दिया। धारा 370 संविधान के अंदर उन्होंने घड़ दी। कहा तो जरूर था उस समय कि भी ये टेम्परेरी धारा है, घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन घिसने के बजाय जम्मू कश्मीर का जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, वो 370 के कारण से और दबाया नहीं जा सका। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक चुटकी में 370 को उड़ा दिया। किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ, कोई खरोच नहीं आई शरीर की। कांग्रेस पार्टी जिस तुष्टीकरण के नाते से जिस वर्ग को अपना वोट बैंक मानती थी, शायद उनका सारा भला तब हो सकता था जब मुस्लिम महिलाओं को ये 3 तलाक जैसे कलंक से वो दूर कर पाते। नहीं किया इतने साल। मोदी जी ने आते ही उस मुस्लिम समाज की महिलाओं के खिलाफ जो 3 तलाक की एक हमेशा तलवार लटकी रहती थी उनकी महिलाओं पर, उसको दूर हटा दिया। आज मान सम्मान के साथ मुस्लिम महिलाएं अपना जीवन व्यतीत करती हैं। आज नक्सलवाद जो देश के बीचों बीच गलियारे में था, और उस गलियारे के कारण से कभी तो लगता था कि कहीं देश के फिर 2 टुकड़े ना हो जाए, यानी ऊपर बिहार से लेकर और नीचे केरल तक बीचों बीच नक्सली गलियारा था। उस नक्सलवाद को समाप्त किया, बल्कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया सेना के सामने, बीएसएफ के सामने, सीआरपीएफ के सामने, और बहुत सरकारी, बहुत हमारे जो नेता हैं, उन नेताओं के सामने नक्सलवाद ने आत्मसमर्पण किया कि अब देश ठीक दिशा में जा रहा है। उनकी भी कुछ तकलीफें होती थी, उन तकलीफों को कांग्रेस ने कभी समझा नहीं। उनको अब पीड़ा ये हो रही है कि अब मोदी जी के आने के बाद नक्सलवाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, वो चाहे नागालैंड हो, असम से ऊपर, चाहे मणिपुर हो, चाहे वहां त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, ये सब प्रदेश कभी भी देश से अलग होने की बात बार बार अलापते थे, लेकिन राष्ट्रवाद का पाठ उन्होंने पढ़ा। मोदी जी और हमारे अमित शाह जी बार बार वहां गए, और जाने के बाद आज जैसे हमारा बाकी भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है, वहां भी या तो हम सरकारें बना चुके हैं, और या विपक्ष की भूमिका में हमारे विधायक बन करके और मुख्य धारा में आकर के आज वो 8 प्रदेश अब देश से अलग होने की कभी सोचते ही नहीं, उनकी अलग तरह की तकलीफ। तो मित्रों भाई, उन्होंने इतने काम किए। दुनिया में भारतवर्ष का स्थान नीचे से अगर गिनने लगते थे तो आखिरी में आता था टेल पर, आंखें थक जाती थी भारतवर्ष का नाम ढूंढते ढूंढते। आज दावे से कहते हैं हम कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आज भारतवर्ष का नाम, 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं। देश की ताकत इतनी बड़ी है, चाहे वो सैन्य ताकत हो, चाहे वो अंतरिक्ष ताकत हो, चाहे हमारी कूटनीतिक पॉलिसी उसकी ताकत हो। आज दुनिया में कोई भी देश कहीं फंसता है, कहीं उसका मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सलाह करते हैं हम इस संकट में फंसे, कैसे बाहर निकले। ये मोदी जी की ताकत है। सर्वमान्य विश्व नेता बन गए हमारे बहनों, आज तक कोई बन नहीं पाया। तो इसलिए आज कांग्रेस के पेट में मरोड़े उठने लाजमी हैं, तड़प रहे हैं। जैसे मछली बिन पानी तड़पती है, ऐसे ही तड़पन उनकी चल रही है। और इस तड़पन में वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, वो झूठ बोलने पर आमादा हो गए हैं। कभी कभी तो झूठ इतना उल्टा पड़ जाता है कि लोगों को लगता है कि इनको ना तो संस्कार है, ना इनकी पढ़ाई लिखाई हो, ना हिसाब किताब जानते हैं। एक उनकी घोषणा पत्र में बात आई है, मैं अपना भी पक्ष रखूंगा उसमें, उनकी भी बात बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों का भला करना है। इस गरीबी के इस बात को लेकर के कितना राग लाते हैं। ठीक है, कभी कभी उनको लाभ भी मिलता है। सन 1970 में राहुल गांधी की अपनी दादी इंदिरा गांधी,
1970 के अंदर गरीबी हटाओ इस नारे के ऊपर आज बनाया था हमने। आज भी हमको याद, हम छोटे छोटे होते थे, उस समय भी गरीबी हटाओ का नारा था। आज भी वो कहते हैं गरीबी हटाओ। तो भाई 54 साल हो गए, इस 54 साल में भी 10 साल से हम हैं। मैं अपना आंकड़ा बताता हूँ हमने 10 साल में क्या किया, लेकिन उससे पहले कम से कम 30 साल, उस 54 साल में वो भी राज में रहे। उस 30 साल में गरीबी क्यों नहीं हटाई? और उसमें गरीबी की दर बढ़ी है। मोदी जी के 10 साल का आंकड़ा है। आज नीति आयोग ने एक जारी आंकड़े के साथ से कहा है कि भारतवर्ष का 20 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल से ऊपर आ गए हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 20 करोड़। अभी 20 करोड़ आदमी बाहर निकले, इसका मतलब उनका भला हुआ ही है। मोदी जी ने गरीब आदमियों को मकान दिया, मकान में पानी दिया, मकान में बिजली दी, मकान में गैस सिलेंडर दिया, और उस मकान के अंदर राशन भी दिया कि गरीब आदमी को सब चीजें उपलब्ध हो जाएं। हमारी बहनें माताएं जो चूल्हे की लकड़ी पर रोटी पकाती थी, सब्जी बनाती थी, धुआं उनकी आंखों में, और शरीर के अंदर जब जाता था वो कैंसर की पीड़ा, ये सारी मोदी जी ने दूर की। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं हो। एक गांव के और शहर के अंदर बड़ा भेद यही होता था। हमारे गांव के भी पढ़े लिखे परिवार अपनी बेटियों की शादी शहर में क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि शहर में रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर है, आग नहीं जलानी पड़ेगी, गोश्त नहीं पाथने पड़ेंगे, इसलिए करते थे। आज वो भेद खत्म हो गया। आज हमारी बहनें, चाहे वो गांव में शादी हो, शहर में शादी हो, सब जगह सिलेंडर मिलता है। गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी। हमारे बिजली मंत्री अभी 4.5 साल से बिजली मंत्री हैं। हमने इनके आने से पहले एक योजना शुरू की थी, मेरा गांव जगमग गांव। उससे पहले सिर्फ 500 गांव के अंदर और बिजली आती थी 24 घंटे। 500 गांव में तो थी, लेकिन आज वही 5,806 गांव में 6,500 में से 5,806 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। अब तो बहुत गांव के लोग कहते हैं थोड़ा सा कम भेजा करो, क्यों? थोड़ा बिल ज्यादा आता है। अब बिल देने की आदत तो थी नहीं। अब 500 आवे तो भी ज्यादा लगता है, 300 आवे तो भी ज्यादा लगता है। भाई थोड़ा सुख चाहिए, इसलिए कि हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे स्कूल के, वो स्कूल जाते हैं तो बिजली के साथ अपना लैपटॉप भी चलाते हैं, अपना आईपैड भी चलाते हैं, अपने मोबाइल को भी चार्ज करना होता है, कहीं टीवी भी देखना होता है। आज हमारी बहनों को मधानी रेड़कने की वो बिजली पर चलती है, गंडासा जो चारा काटते हैं वो बिजली पर चलता है। तो घर की आवश्यकता होगी बिजली। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी को कि उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ है। और मैं एक बात कहूंगा, अभी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे 4 जून तक तो, लेकिन उसके बाद भी क्या, बिजली मंत्री तो कोई और ही बनेगा। मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा कि जो बिजली मंत्री बने कि बाकी बचे हुए 700 गांव ये भी बहुत जल्दी 24 घंटे बिजली पर आने चाहिए अगले विधानसभा चुनाव से पहले। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि कांग्रेस की बौखलाहट किस तरह की है कि 10 साल में जो काम वो नहीं कर सके, वो हमारे तकलीफ का कारण ही है। और एक बात बता करके बात आगे बढ़ाता हूं कि बहुत पत्रकार मित्र पूछते हैं कि जीत का श्रेय किसको देते हैं। मैं कहता हूं देखो जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे हावी प्रभावी नेता हैं कि हमारी जीत का श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। हाँ, मैं हल्के अंदाज में, थोड़ा चुटकुला अंदाज में भी कहता हूं कि अगर मुझे किसी को दूसरा श्रेय देना होगा तो दूसरा मैं राहुल गांधी को दूंगा। ये राहुल गांधी जब तक भी इनकी इस लाइन पर चलता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती रहेंगी और ऐसे राज सुनिश्चित होता रहेगा। उन्होंने कहा हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का देंगे, गरीब जो हमारे नौजवान 1 लाख रुपया साल का देंगे। हमने क्या कहा, हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लखपति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उनका बनाया हुआ सामान, बहनों आपके विषय में बता रहा हूं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सामान बनता है उसको बेचने के लिए हम बाजार के अंदर सांझा बाजार नाम से जगह बनाएंगे ताकि आपका सामान वहां ला के बेच सके। इस सांझे बाजार में बहुत अच्छा सामान बनाते हैं,
चाहे खाने पीने का, चाहे कोई खिलौने का, चाहे कोई घर में काम आने वाली चीजें, ऐसी सब चीजें बना करके वहां बेचने से 8-10 हजार रुपया महीना एक बहन कमा सकती है, साल में 1 लाख रुपए ज्यादा कमा सकती है। नौजवानों को हुनर स्किलिंग करा करके उनको नए काम, स्टैंड अप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मुद्रा योजना, लोन 10 लाख 20 लाख बिना ब्याज के 5 लाख का लोन तुम्हारी सेल्फ हेल्प की बहनें ले जाती है। 5 लाख रुपए का लोन कोई ब्याज नहीं, धीरे धीरे देती है। हमारे रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, प्रधानमंत्री जी उनका भी ध्यान रखते हैं, भाई इनकी भी जरूरत 10 हजार की हो, 20 हजार की हो, 50 हजार की हो, 1 लाख की हो, इनको भी लोन दो ताकि साल भर में उसको उतार सके। उनको लोन देते हैं, किसानों को लोन देते हैं। किसान कोई भी अपना औजार खरीदना चाहे, मशीन खरीदना चाहे, ट्रैक्टर खरीदना चाहे, सब लोन उनको देते हैं। और वो लोन भी फसली लोन है, उसका ब्याज सारा फ्री है। 4% स्टेट गवर्नमेंट माफ करती है, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करता है। तो हम सब तरह की सुविधाएं सब लोगों को दे रहे हैं। ये तो कहते हैं मुफ्त देंगे, हम कहते हैं भाई कमा के खाओ, कमा के खाने से लखपति हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमा के खाना ठीक या मुफ्त का खाना ठीक? कमा के खाना ठीक। स्वाभिमान बढ़ता है आदमी का। कभी कभी हम आपस में बहस कर जाए ना, किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े में एक बात बोल देते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे भाई तेरा का बाप का दिया खाऊं, अपना खाऊं। कहते कि नहीं? कहते कि नहीं? कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपना कमा के खाने में स्वाभिमान महसूस करते हैं। अपना स्वाभिमान आदमी का होता है, वो उसको जिंदा रखता है। अपमानित होकर के कोई रहना नहीं चाहता है। तो मित्रों, ये कमाई के साधन आगे बढ़ाते हुए जब ये 1 लाख की बात करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं इनसे कि देश की जितनी गरीब आबादी मानो आज भी है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, 1 लाख रुपए के हिसाब से जो देश का टोटल बजट है 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ रुपया ये देश का बजट है। और ये राशि अगर गणेंगे 1 लाख रुपए देने वाली, ये 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। तो कोई हिसाब किताब बताए तो सही कि आखिर 1 लाख रुपए साल का मुफ्त कैसे देंगे? पिछली बार इन्होंने 72 हजार रुपया कहा था, इस बार ये 1 लाख करके लाए। ना इनको 72 हजार देना था, ना इनको 1 लाख देना है, तो कहने को कुछ भी कह लो। कोई कहावत है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा राजे। अरे राज आओगे जब भी तो करोगे। राज तो थारा नजदीक कुंडली में भी नहीं है, कोई कुंडली में राज नहीं है, और अब तो दूर होता जा रहा है। तो दूर होते जाने से हम लोग आपसे यही अपील करते हैं कि महात्मा गांधी जी के रास्ते पर एक सिद्धांत को लेकर के चल पड़ा है राहुल गांधी। वो सिद्धांत क्या था? गांधी जी ने आजादी के बाद 1948-47 में कह दिया था, आजादी जब मिली, कि मेरी सलाह है कि आप कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, नई पार्टियां आएंगी, वो चुनाव लड़ेंगी, लोगों के पास जाएंगी, जो बढ़िया आएगी वो आएगी। लेकिन उस समय नेहरू जैसे नेता, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने आजादी ली तो राज तो हम ही करेंगे। अब राज करना आता नहीं था, विदेशों के चक्रों में फंस करे, विदेशी पढ़ाई लेकर के आए हुए थे, भारत की आत्मा को जानते नहीं थे। धीरे धीरे घटते घटते आज कांग्रेस किस कदर खड़ी आ गई है, जिस धरातल पर पहुंच गई है। राहुल गांधी ऐसे थोड़ा और लंबा चल गए तो महात्मा गांधी जी की वो बात जो 1947 में तो पूरी नहीं हुई, अब वो पूरी हो रही है। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, नए दल जो आएंगे वो आगे बढ़ेंगे। मित्रों, उसी क्रम में ये तीसरा ऐसा चुनाव है जब मोदी जी के हाथों को और मजबूत करना है। उस मजबूती के लिए जैसा हमारे बाकी नेताओं ने अपील की, उस अपील को मैं भी करता हूं। और मैं इस बात का एक साक्षी बन के करता हूं जो मैंने उस समय दोहराया था कि इस आदमपुर हल्के में चौधरी भजनलाल की स्मृति होगी। आज मैं पहले उतरते ही चौधरी भजनलाल जी के स्मृति स्थल पर मैं गया। मुझे याद आ रहा था कि उस समय मैंने घोषणा की थी और उस कागज को आगे बढ़ा दिया है कि अपना हिसार का रेलवे स्टेशन, इसका नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा जाए। हमने वो पत्र भेज दिया। हमने हिसार में एक चौक भी चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा। हमने बिश्नोई समाज की जितने भी सहयोग की बात आती रही वो हमेशा मांग करते रहे हैं। इसलिए मित्रों, भजनलाल जी का जो सेवा भाव है उसको आगे हमारे साथी बढ़ा रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूं अपने कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी को कि इसी प्रकार ये सेवा में लगे रहे। और जिस प्रकार का भूतकाल में ये धोखा हुआ चौधरी भजनलाल जी के साथ, 2004 की बात है, मैं उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं था, बीजेपी का काम, संघ का काम देखता था। तो उस समय यह था कि कांग्रेस जीतेगी तो चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने के लिए इस प्रदेश ने कांग्रेस को जिताया था। लेकिन रातों रात खेल क्या हुआ, मेरे से ज्यादा कुलदीप जी जानते होंगे। धोखा हुआ और चौधरी भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाके कुर्सी अख्तियार किया। वो उनको भी गलतफहमी थी कि मेरे कुर्सी को हटाने के बाद शायद हरियाणा में हम बहुत ज्यादा लंबे चल जाएंगे, जैसे तैसे करके वो 10 साल तो निकाल गए। लेकिन आज 10 साल के बाद उनको कोई याद ही नहीं कर रहा। हमने 10 साल में हरियाणा में इतने काम कर दिए, चाहे वो नौकरियों में ट्रांसफर की बात हो, चाहे नौकरियों के दरबरार पर्ची खर्ची की बात हो, चाहे हमने नई पॉलिसीज बनाई किसानों के लिए। अब उनके जितने झगड़े हैं धीरे धीरे खत्म करने पर लगे हैं। गांव के लाल डोरे को मैंने खत्म कर दिया कि रजिस्ट्री आपके हाथ में हो जाएगी। अभी जैसे 5 गांव की बात बता रहे थे, बीड़ और हिसार, बीड़ और कौन कौन से गांव, उन सारे 5 गांव का 1947 से आज तक का झमेला कि उनको जमीनें तो अलॉट हो गई, घर अलॉट नहीं हुए। उन घरों को जहां के बना के बैठे थे उनके नाम वो जमीन नहीं थी। हमने कोशिश करके GLF के साथ बात करके उनको पैसा देने की बात की, समझौता किया कि इन सबको नॉर्मल पैसा जितना लिया जा सकता है उतना लेके 5 गांव के लोगों को जहां रहते हैं उसके नाम अलॉट कर दो ताकि मालिक मिल जाए। बाकी बातें इस इलाके की बहुत बोल दी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग सावधान रहो, कांग्रेस से सावधान रहो। और उस कांग्रेस की सावधानी इसी में है कि एक अगला जो 25 तारीख का 25 मई का अवसर आ रहा है उसके अंदर एक ऐसा झटका मारो कि उसके बाद या तो भूल ही जाएंगे चुनाव लड़ना, किसी ना किसी और नेता को आगे लाएंगे। आज मैं कहता हूं राहुल गांधी को हटा दें, थोड़ा उनका भला हो सकता है, अपने आगे से हटा दें एक बार। क्योंकि मोदी जी का और राहुल जी का मुकाबला कोई दुनिया में ना तो कोई मीडिया का आदमी करता है, आम आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं करता है। पढ़ा लिखा क्या, किसान, जिसको उतना ज्यादा शायद पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लेकिन समझदारी किसान की इतनी है कि अगर ये राहुल गांधी चलता रहेगा तो ये बंटाधार कांग्रेस का तय है निश्चित। तो जो मोदी जी का इस बार का नारा है कि मोदी जी इस बार 400 पार, उस 400 पार में 10 सीटें हरियाणा की हैं, जिसमें एक हिसार की भी है। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह जी को आप जिता के भेजें, अच्छे मार्जिन से आपको जिता के भेजना है। और एक बात जो आ रही है कि चौधरी रणजीत सिंह जी MP बनने के बाद दिल्ली में ये आवाज उठाएंगे वो उठाएंगे, एक वायदा मैं करता हूं क्योंकि मैं भी हिसार से चुनाव लड़ रहा हूं। तो यहाँ से ये मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, वहां मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूंगा। हम दोनों कंधे से कंधा मिला करके पूरे हरियाणा का, खास करके अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों का तो सबका भला करेंगे ही। जो सेंटर के बजट, जो रोजगार की बातें, जो आर्थिक सहायता जितने भी इलाकों में करनी होगी हम भरपूर प्रयत्न करेंगे। और जो बातें यहाँ कही गई हैं इस विधानसभा के लिए हमारे भव्य विश्वजी जी ने कही है, अब वो मेरे हाथ में उतनी नहीं है। जो मुख्यमंत्री नए आए हैं अब वो भी अपने ही आदमी है, उसमें कोई दिक्कत चिंता करने की बात नहीं है। अपने हाथों से और हमने उनको कुर्सी पर बैठाया है, कांग्रेस की तरह नहीं कि कुर्सी खाली ना करे तो उसको धक्के मार के निकालो। पहले धक्के मारने की यहाँ जरूरत नहीं होती, हम तो प्रेम से बुला करके, भैया जैसे एक बाप अपने बेटे को या कोई बड़ा भाई छोटे भाई को हल्का मुट्ठा पकड़ा देता है, गाइड करता, ध्यान रखियो कदे फाड़ी लग जा बड़द के पैर में। तो एक खाती अगर वो खातिया काम करता तो रंधा अपना बेटे को पकड़ा देता है, भाई इस तरह रंधा चलाया करे, जरा पॉलिश अच्छी आनी चाहिए। चाहे लोहार हो, सुनार हो, हर रोजगार वाला आदमी अपने आगे होने वाले पीढ़ी को सौंप के जाता है। तो हमने अपनी मर्जी से मोदी जी को कहा कि अगली पीढ़ी में से कोई अच्छा व्यक्ति उसको मुख्यमंत्री बना दे। हमारे जिम्मे जो काम प्रधानमंत्री लगाएंगे उस काम को दिन रात आपकी सेवा में करेंगे। आप मेरी अपील को स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।